नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं फैक्ट क्राइम आरजे। आज की हमारी इस डिटेल चर्चा में हमारे सामने जो स्रोत हैं उनका ढेर थोड़ा अजीब और सच बताऊं तो बेचैन करने वाला है। हाँ, देखिए, स्रोत पढ़ते वक्त मुझे भी यही महसूस हुआ था। एक अलग ही तरह का डर है इनमें। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास भोपाल के एक 70 साल पुराने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं, कुछ पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज उस स्कूल के एक पुराने नाइट गार्ड रमेश के इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा डिटेल में है। वही तो। इन सभी स्रोतों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो एक ऐसी घटना सामने आती है जो किसी भी आम इंसान की नींद उड़ा सकती है। इन स्रोतों का विश्लेषण करना एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मिशन है। अक्सर जब ऐसी डरावनी या पैरानॉर्मल घटनाओं का जिक्र होता है तो लोग सिर्फ डर पर फोकस करते हैं। सही बात है। लेकिन हमारा मकसद आज इन स्रोतों में छिपे पैटर्न्स को समझना है, जैसे कि ठीक रात 3 बजे ही ऐसी घटनाएं क्यों रिपोर्ट की गईं। रमेश के बयान और 20 साल पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स के बीच अचानक एक कनेक्शन कैसे बन गया, जिसका कोई डायरेक्ट लिंक शुरू में दिखता नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम इस पूरे वाक्य को एक तर्कसंगत, मनोवैज्ञानिक और एनालिटिकल ढंग से देखेंगे ताकि इसके पीछे का असली रहस्य समझा जा सके। इन सभी नोट्स को पढ़ते हुए सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है 70 साल पुरानी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर और उसकी फिजिकल स्थिति। हाँ, वो नक्शे वाले डॉक्यूमेंट्स। हाँ, वही। स्रोत में स्कूल का जो नक्शा और विवरण दिया गया है उसके हिसाब से इसमें बहुत लंबे कॉरिडोर्स हैं, ऊंची छतें हैं और बड़े बड़े खाली मैदान हैं। एक टिपिकल कॉलोनियल स्टाइल या पुरानी सरकारी बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर। बिल्कुल। दिन के समय जहां इस जगह पर हजारों बच्चों की हंसी, शोर शराबा और एक जिंदा माहौल होता था, वही रात होते ही ये पूरी तरह से एक भयानक सन्नाटे में बदल जाती थी। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है समझना। रमेश के इंटरव्यू नोट्स के मुताबिक रात को वहां एक पत्ते की गिरने की आवाज भी पूरे कॉरिडोर में गूंजती थी। ऐसे माहौल में उसकी नाइट ड्यूटी का रूटीन पूरा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। एक बड़ी और पुरानी इमारत जो दिन में लोगों से भरी होती है, उसका रात में पूरी तरह से खाली हो जाना, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। इसको साइकोलॉजी में समझने की जरूरत है। जैसे कि दिमाग ट्रिक्स प्ले करने लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही। इंसानी दिमाग किसी भी जगह को उसके मकसद से जोड़ के देखता है। एक स्कूल का मकसद है भीड़, रोशनी और आवाज। जब दिमाग को वही जगह पूरी तरह से शांत और अंधेरे में मिलती है तो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल। दिमाग इस सन्नाटे को एक खतरे के रूप में प्रोसेस करता है और पूरी तरह से हाइपर अवेयर हो जाता है। ऐसे में दिमाग आवाजें या आकृतियां इन्वेंट करने लगता है ताकि वो इस अजीब शांति को जस्टिफाई कर सके। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि दिमाग खुद खतरे इन्वेंट कर सकता है। लेकिन देखिए, रमेश के बयान को अगर हम आगे पढ़ें तो स्थिति सिर्फ दिमाग के खेल से आगे बढ़ती भी दिखती है। वहीं से तो कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है। शुरुआती कुछ हफ्ते उसके लिए नॉर्मल थे, पर नोट्स में एक खास रात का जिक्र है। समय था ठीक 3 बजे। ठीक 3 बजे? रमेश अपने कैबिन में था जब उसे स्कूल के 2nd फ्लोर से एक आवाज आई, किसी के लगातार चलने की आवाज। टप टप टप। एक भारी सन्नाटे में ऐसी आवाज किसी को भी डरा सकती है। पर स्रोत के मुताबिक रमेश ने तुरंत ये नहीं सोचा कि वहां कोई भूत है। उसने अपना टॉर्च उठाया और ये सोचकर ऊपर गया कि शायद कोई चोर स्कूल में घुस आया है। रमेश का ये रिएक्शन मनोवैज्ञानिक नजरिए से बिल्कुल सटीक और एक्सपेक्टेड था। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे नॉर्मलसी बायस कहते हैं। नॉर्मलसी बायस? ये क्या होता है? इसको एक आम उदाहरण से समझते हैं। सोचो, अगर रात के 2 बजे रसोई से किसी बर्तन के जमीन पर गिरने की जोर से आवाज आए, किसी का भी दिमाग सबसे पहले ये नहीं सोचता कि कोई अदृश्य शक्ति वहाँ है। हाँ, लोग सोचते हैं बिल्ली होगी या हवा चल रही होगी। एग्जैक्टली। दिमाग सोचेगा कि शायद कोई बिल्ली खिड़की से अंदर आ गई होगी। नॉर्मलसी बायस हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा कवच है जो पैनिक होने से बचाता है। हाँ, ये हमेशा डरावनी या असाधारण स्थिति को एक नॉर्मल तर्कसंगत कारण से जोड़ने की कोशिश करता है। रमेश ने भी आवाज को जोर से जोड़ दिया ताकि उसका दिमाग स्थिति को हैंडल कर सके। पर देखिए, ये नॉर्मलिटी बायस तब टूट जाता है जब सामने कोई नॉर्मल चीज ना हो। सही कहा। रमेश 2nd फ्लोर पर गया। उसने पूरा लंबा कॉरिडोर छाना, एक क्लासरूम में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज अचानक से बिल्कुल गायब हो गई थी। खाली कमरे और गायब आवाज। यहाँ एक और चीज जो नोट्स में बार बार हाईलाइट की गई है वो है समय। ठीक 3 बजे।
आखिर इसी वक्त को इतना सेंसिटिव क्यों माना गया है इन पैरानॉर्मल स्रोतों में? देखिए, रात के 3 बजे के समय का जिक्र दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों और फोकलोर में मिलता है। कुछ स्रोत इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पीक टाइम मानते हैं। हाँ, जिसे लोग अक्सर विचिंग आवर भी कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर इसे तर्कसंगत ढंग से देखा जाए तो रात के 3 बजे इंसान की बॉडी अपने सबसे गहरे स्लीप साइकिल में होती है, जिसे रेम स्लीप कहते हैं। अच्छा। इस वक्त बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है और मेलेटोनिन का लेवल सबसे हाई होता है। ऐसे समय में जब कोई जागता है तो उसका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा थका हुआ और सेंसिटिव होता है। तो दिमाग आसानी से हेलुसिनेशंस क्रिएट कर सकता है? हाँ, हेलुसिनेशंस या इल्यूजन्स होने के चांसेस इस वक्त सबसे ज्यादा होते हैं। पर रमेश के केस में अगली रात जो हुआ वो सिर्फ एक इल्यूजन नहीं लगता, क्योंकि उसमें विजुअल डिटेल्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक थी। वही सबसे बड़ा सवाल है। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट के अगले हिस्से में दूसरी रात का जिक्र है। अगली रात ठीक वही समय, 3 बजे, फिर से वही आवाज, फिर से वही टप 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 की आवाज। रमेश इस बार पहले से ज्यादा सतर्क था। वो बिना कोई आवाज किए उस सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में जाता है और इस बार उसने कुछ देखा। आवाज उसे एक स्पेसिफिक क्लासरूम तक ले जाती है, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। स्रोत के मुताबिक जब रमेश उस दरवाजे से अंदर देखता है तो वहां कोने में एक छोटी लड़की खड़ी थी। एक स्कूल के बंद कमरे में रात के 3 बजे एक छोटी लड़की? हाँ, उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से ब्लडलेस यानी एकदम सफेद था। और सबसे स्पेसिफिक डिटेल जो रमेश ने दी वो ये थी कि उस लड़की ने स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ये पुरानी यूनिफॉर्म वाली डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ रुककर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट पर विचार करना जरूरी है मेरी नजर में। क्या ये संभव नहीं है कि ये किसी की शरारत हो? शरारत मतलब कोई प्रैंक? हाँ, किसी रेगुलर स्टूडेंट ने गार्ड को डराने के लिए या कोई प्रैंक करने के लिए रात में स्कूल में एंट्री ली हो। हम सीधे इसे किसी पैरानॉर्मल कहानी का रूप कैसे दे सकते हैं? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला शक किसी इंसानी शरारत पर ही जाना चाहिए। लेकिन स्रोत में मौजूद वो एक डिटेल इस थ्योरी को कमजोर कर देती है। पुरानी यूनिफॉर्म की बात कर रही हैं आप? हाँ, अगर कोई आज के समय का बच्चा प्रैंक करना चाहेगा तो वो अपनी करंट यूनिफॉर्म पहनकर आएगा या कोई आम कपड़े पहनकर किसी को डराएगा। ये बात तो है। एक ऐसी यूनिफॉर्म ढूंढकर लाना जो सालों पहले स्कूल में चलती थी और फिर रात के 3 बजे पूरी तरह से सफेद मेकअप करके एक नाइट गार्ड के सामने खड़े होना, ये एक आम प्रैंक के दायरे से बहुत बाहर लगता है। बहुत ज्यादा एफर्ट है एक छोटे से प्रैंक के लिए। और इसके बाद रमेश ने जो आगे बताया वो किसी भी प्रैंकस्टर के लिए फिजिकली इम्पॉसिबल था। ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि रमेश ने डरते हुए उस आकृति से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया होगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ धीरे धीरे मुड़ती है और ब्लैक बोर्ड की तरफ चलने लगती है और चलते चलते ही बिना किसी आवाज या मूवमेंट के हवा में पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये डिटेल किसी भी प्रैंक थ्योरी को पूरी तरह से नकार देती है, क्योंकि एक बंद कमरे में किसी इंसान का इस तरह गायब होना भौतिक रूप से संभव ही नहीं है। इस घटना के बाद रमेश पूरी तरह से टूट चुका था। जब इंसान के सामने उसकी सारी लॉजिकल थ्योरीज फेल हो जाती हैं, तब असली खौफ पैदा होता है। रमेश अब जान चुका था कि उसने जो देखा वो चोर तो बिल्कुल नहीं था और शायद कोई जिंदा इंसान भी नहीं था। अगले दिन क्या किया उसने? अगले दिन सुबह होते ही रमेश ने ये बात सीधे स्कूल के प्रिंसिपल को बताई और जैसा कि उम्मीद थी, शुरुआती रिएक्शन पूरी तरह से अविश्वास का था। प्रिंसिपल को लगा होगा कि गार्ड कहानी बना रहा है। बिल्कुल, उन्हें लगा कि गार्ड्स ऐसी कहानियां बनाते हैं ताकि उन्हें वहां ड्यूटी ना करनी पड़े। लेकिन रमेश ने अपनी ड्यूटी छोड़ने की पेशकश कर दी। मतलब वो इतना डर गया था कि नौकरी छोड़ने को तैयार था? हाँ, और इस बात पर अड़ा रहा कि सेकंड फ्लोर के उस स्पेसिफिक कमरे में कुछ अजीब है। इस जिद के बाद स्कूल के प्रशासन ने अपने पुराने आर्काइव्स को खंगालने का फैसला किया। पुराने रिकॉर्ड्स? जब वो धूल से भरे 20 साल पुराने रिकॉर्ड्स बाहर निकाले गए तो उसमें जो जानकारी मिली उसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। ये इस पूरे विश्लेषण का एक टर्निंग पॉइंट है। रमेश का अनुभव एक आइसोलेटेड घटना लग रही थी, लेकिन उन पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग्स ने इस कहानी को एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे दिया, जिसमें उस लड़की की मौत का जिक्र था। हाँ, उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ठीक 20 साल पहले स्कूल के उसी सेकंड फ्लोर वाले सेम क्लासरूम में रिया नाम की एक स्टूडेंट की मौत हुई थी। एक एक्सीडेंट में? और उस इंसिडेंट रिपोर्ट में जो समय दर्ज था वो था ठीक रात के 3 बजे। इस कोइंसिडेंस को हजम करना मुश्किल है। वही कमरा, वही समय और एक छोटी लड़की जो वही पुरानी यूनिफॉर्म पहनी थी जो 20 साल पहले उस स्कूल में चलती थी।
ये तीनों फैक्ट्स आपस में एक परफेक्ट पैटर्न बनाते हैं। जब ऐसी डिटेल्स आपस में टकराती हैं तो क्या नतीजा निकलता है? देखिए, पैरानॉर्मल रिसर्च में इसे ट्रॉमा लूप या रेजिडुअल एनर्जी का नाम दिया जाता है। ट्रॉमा लूप, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक पुराने ग्रामोफोन या रिकॉर्ड प्लेयर का उदाहरण लेते हैं। कभी कभी रिकॉर्ड पर एक स्क्रैच पड़ जाता है और सुई उसी एक जगह पर अटक जाती है, जिससे गाने का एक ही हिस्सा बार बार बजता रहता है। रेजिडुअल एनर्जी की थियोरी यही कहती है, जब किसी जगह पर कोई बहुत ही दर्दनाक घटना होती है, जहां बहुत ज्यादा दुख, डर या तकलीफ इन्वॉल्व हो, तो वो ऊर्जा, वो सदमा उस जगह की दीवारों और फिजा में एक रिकॉर्डिंग की तरह छप जाता है। तो वो आत्मा वहाँ किसी को डराने के लिए नहीं आती? नहीं, वो सिर्फ उस घटना का एक प्लेबैक है, एक लूप है जो अपने तय समय पर बार बार चलता रहता है। एक टेप रिकॉर्डर की तरह जो उसी दर्दनाक पल को बार बार दोहरा रहा है। ये ख्याल दर्द से ज्यादा एक गहरा दुख पैदा करता है, सच कहूं तो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, नोट्स के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां स्थिति एक बहुत ही असहज और खतरनाक मोड़ लेती है। रमेश ने इस सच्चाई को जानने के बाद एक ऐसा फैसला लिया जो शायद कोई आम इंसान ना ले। उसने क्या किया? उसने तय किया कि वो भागेगा नहीं, बल्कि उस कमरे में वापस जाएगा। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार अगली रात रमेश ठीक 3 बजे उसी सेकंड फ्लोर के क्लासरूम में जाके बैठ गया। वही कमरा जहां 20 साल पहले रिया की जान गई थी। ये एक बेहद बड़ा रिस्क था। आपको लगता है ये बेवकूफी थी? देखिए, एक रेजिडुअल रिकॉर्डिंग को देखना एक बात है, लेकिन उस एनर्जी के सोर्स के ठीक बीच में जाके बैठना पूरी स्थिति को ट्रिगर कर सकता है। और वही हुआ। कमरे में घुप अंधेरा और पूरा सन्नाटा था। रमेश अपनी टॉर्च जलाकर चुपचाप बैठा था। और तभी कुछ अनयूजुअल हुआ। स्रोत बताते हैं कि तभी अचानक से ब्लैक बोर्ड के पास रखा एक चौक हवा में अपने आप उठा। बिना किसी फिजिकल सपोर्ट के, बिना किसी हाथ के वो चौक ब्लैक बोर्ड पर घिसने लगा। रमेश की सांसें अटकी हुई थीं। उसने देखा कि वो चौक एक एक अक्षर उकेर रहा है और वहां लिखा गया, मुझे घर जाना है। यहाँ स्थिति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, ध्यान दीजिए। कैसा शिफ्ट? अब तक जो हम देख रहे थे वो सिर्फ एक प्लेबैक था, लेकिन चौक का उठना और एक मैसेज लिखना यह दर्शाता है कि वो ऊर्जा अब सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं रही। वो आसपास की चीजों को महसूस कर पा रही थी। हाँ, वो अब अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकती थी और रिएक्ट कर सकती थी। ये रेजिडुअल हॉन्टिंग से बदलकर एक इंटेलिजेंट हॉन्टिंग का रूप ले चुकी थी। लेकिन इस इंटेलिजेंट हॉन्टिंग का क्लाइमैक्स और भी डरावना था। रमेश के इंटरव्यू नोट्स के हिसाब से उस मैसेज को पढ़ते ही उसके हाथ से टॉर्च जमीन पर गिर गई। कमरा अंधेरे में डूब गया होगा। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया और ठीक उसी वक्त, ठीक उसके पीछे से एक आवाज आई। उसके कान के पास किसी ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे घर ले जाओगे? रिया की आवाज। रमेश डर के मारे जम चुका था, पर वो मुड़ा। उसके पीछे ठीक वही लड़की रिया खड़ी थी। लेकिन नोट्स में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो ये कि इस बार उसकी आंखें सफेद या आम नहीं थीं। आंखें पूरी तरह से काली थीं। हाँ, पिच ब्लैक यानी काली थी, जैसे उनमें कोई पुतली या सफेदी बची ही ना हो। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटेल है। और इस आमना सामना होने के अगले ही सेकंड एक जोर का झटका लगा और पूरे स्कूल की लाइट चली गई। मेंटेनेंस लॉग्स कंफर्म करते हैं कि उस रात स्कूल के इलेक्ट्रिकल ग्रिड में एक अचानक और बड़ा पावर सर्ज आया था, जिसके कारण पूरी लाइन ट्रिप हो गई थी। इस पावर सर्ज का इलेक्ट्रिकल लॉग्स में मिलना एक बहुत बड़ा भौतिक सबूत है कि वहां कोई भारी ऊर्जा मौजूद थी। पैरानॉर्मल स्रोतों में इसका क्या मतलब होता है? पैरानॉर्मल एंटिटीज को फिजिकल दुनिया में इंटरैक्ट करने के लिए, जैसे चौक उठाना या आवाज निकालना, बहुत भारी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है, जो वो अक्सर आसपास के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से खींचती हैं। और उन काली आंखों का क्या रहस्य है? जहां तक उन काली आंखों का सवाल है, पॉप कल्चर ने हमेशा काली आंखों को किसी बुरी या शैतानी शक्ति से जोड़ा है, जिसे डीमोनिक प्रेजेंस कहते हैं। हाँ, मूवीज में अक्सर वैसे ही दिखाते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक और पैरासाइकोलॉजिकल स्रोतों को देखें तो आंखों का पूरी तरह से काला हो जाना एक अनंत दुख, उजाड़पन और सदमे का प्रतीक भी हो सकता है। मतलब वो लड़की बुरी नहीं थी? नहीं, वो एक शैतानी रूप नहीं था, बल्कि 20 साल के उस गहरे दुख का मैनिफेस्टेशन था जो उस कमरे में दबा हुआ था। इस पूरी घटना का सबसे भावुक और दर्दनाक हिस्सा वही मैसेज है, मुझे घर जाना है। इस मैसेज का मतलब है कि वो लड़की किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ फंसी हुई थी वहां,
एक छोटी बच्ची जो किसी अनजान कारण से उस रात स्कूल में अकेली रह गई और अपनी जान गंवाए बैठी। उसकी आखिरी और सबसे मजबूत इच्छा अपने घर पहुंचने की थी। 20 साल बीत जाने के बाद भी उसकी वो अधूरी ख्वाहिश उस आखिरी वक्त में रुकी हुई थी। वो नाइट गार्ड से मदद मांग रही थी कि कोई उसे घर ले जाए। यही इस कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सार है। डर अपनी जगह है, पर उस डर के पीछे छिपा ट्रॉमा उससे भी बड़ा है। सही बात है। ये दर्शाता है कि इंसानी भावनाएं, खास करके आखिरी वक्त की बेचैनी और दुख, किसी जगह की ईंट और पत्थर में कितनी गहराई तक बस सकती हैं। वो बिल्डिंग अब सिर्फ एक पुराना स्कूल नहीं, बल्कि एक अधूरी उम्मीद का कैद खाना बन चुकी थी। स्रोतों के मुताबिक इस घटना के बाद रमेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और किसी को भी उस आखिरी रात के बारे में ज्यादा बताने से इनकार कर दिया। आज की स्थिति क्या है उस स्कूल की? आज की वर्तमान स्थिति यह है कि उस 70 साल पुराने स्कूल में कोई भी नाइट गार्ड 2 बजे के बाद वहां रुकना नहीं चाहता। स्कूल प्रशासन को नाइट शिफ्ट के लिए नए गार्ड्स ढूंढने में लगातार मुश्किल आती है। ये असर तो होना ही था। और आसपास के लोगों में ये बात आज भी मशहूर है कि ठीक 3 बजे के बाद अगर ध्यान से सुना जाए तो आज भी उस सेकंड फ्लोर से चल के घिसने की आवाज आती है। एक पूरी तरह से तार्किक इंसान इसे लोकल लेजेंड या अर्बन मिथ कहकर खारिज कर सकता है, पर जब आर्काइव्स के ठोस एविडेंस, इलेक्ट्रिकल फेलियर के लॉग्स और एक इंसान का बेहद रियल ट्रॉमा आपस में मिलते हैं, तो साइंस और सुपरनैचुरल के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाते हैं। ये सब जानकारियां और इन स्रोतों का विश्लेषण हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां जवाब से ज्यादा सवाल पैदा होते हैं। जैसे कि कौन से सवाल? जब किसी जगह पर ऐसी कोई दर्दनाक और अनजान घटना होती है, तो क्या सच में वहां की दीवारें उस सदमे को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेती हैं? क्या रिया आज भी सच में उस पुराने स्कूल के अंधेरे कमरे में अपने घर जाने का इंतजार कर रही है, या फिर इंसानी डर इसे जिंदा रखे हुए है? वही सबसे बड़ा सवाल है। या फिर इंसानी डर और ऐसी कहानियों पर हमारा अपना विश्वास ही उन आत्माओं को अस्तित्व में बनाए रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद बिना किसी ठोस जवाब के ही सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला और डरावना लगता है। इन्हीं विचारों के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही हैरान करने वाले स्रोतों और तथ्यों के साथ फिर से मुलाकात होगी।